हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर। आज के इस वीडियो के अंदर मैं इस साल की सबसे बड़ी मूवी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, जिसका नाम है कल्कि 2898 AD। एंड इस मूवी में प्रभास, कमल हसन, दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन, दिशा पटानी और एक्टर ब्रह्मानंद जैसे कई सारे बड़े एक्टर्स ने बेहतरीन अभिनय किया है। इस मूवी का स्टोरी, प्लॉट, इसके एक्शन सीन्स और VFX सब कुछ बहुत ही कमाल के हैं। तो आज के इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कल की मूवी के स्टार्टिंग में महाभारत का युद्ध चल रहा होता है। हम ये देखते हैं कि पांडवों की सेना ने कौरवों की सेना को हरा दिया है। अश्वत्थामा को छोड़कर बाकी सारे लोग मारे जाते हैं और हम यहाँ पर अमिताभ बच्चन को अश्वत्थामा के रूप में देखते हैं। युद्ध में अश्वत्थामा जब ये देखते हैं कि पांडवों ने न सिर्फ उनके सारे दोस्तों को मार दिया है, बल्कि उनके पिताजी द्रोणाचार्य को भी छल से मार दिया है, तो ये बहुत क्रोध में आ जाते हैं और वो सीधा ब्रह्मास्त्र से अर्जुन के बेटे अभिमन्यु की पत्नी, जो कि गर्भवती होती है, उस पर अटैक करता है, जिससे उसके पेट में जो बच्चा होता है वो मर जाता है। अब इससे भगवान श्री कृष्ण को बहुत क्रोध आता है और वो अश्वत्थामा को श्राप देते हैं कि अब उसे ना चाहते हुए भी अनंत काल तक जिंदा रहना पड़ेगा और वो बेशक मरने की भी भीख मांगेगा, लेकिन तब भी वो जिंदा रहेगा और जब तक पूरा कलयुग खत्म नहीं होता तब तक उसकी सांसें चलेगी। लेकिन इसके बाद अश्वत्थामा को ये एहसास होता है कि उसने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है और इसलिए वो भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि वो अपनी गलती समझ चुका है और वो पश्चाताप करना चाहता है। फिर ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण उसे पश्चाताप करने का मौका देते हैं और अश्वत्थामा को बताते हैं कि कलयुग में एक बहुत ही शक्तिशाली दानव होगा और वो दुनिया को बर्बाद करके रख देगा, लेकिन फिर उसी को मारने के लिए भगवान श्री कृष्ण का 10वां अवतार होगा और ये 10वां अवतार कल्कि के रूप में होगा। लेकिन वह दानव कल्कि को जन्म लेने से रोकने का पूरा प्रयत्न करेगा और इसलिए उसी समय अश्वत्थामा को उनकी मदद करनी होगी, जिससे कि कल्कि अवतार का जन्म हो सके। अब सीन शिफ्ट होता है, कहानी प्रेजेंट में आती है, जो कि महाभारत युद्ध के 6000 साल के बाद का समय है। कहानी के प्रेजेंट टाइम में आने के साथ ही हम ये देखते हैं कि महाभारत का युद्ध खत्म होते ही कलयुग का आरंभ हो गया था और अब मनुष्य ने एडवांस टेक्नोलॉजी भी बना ली है और प्रेजेंट समय में हम ये देखते हैं कि अब पूरी दुनिया के विनाश हो चुकी है और पूरी दुनिया में सिर्फ भारत एक काशी ही एक ऐसा शहर है जो जीने लायक है। हालांकि हमें यह भी पता चलता है कि काशी के अलावा एक और ऐसा शहर है जो कि जीने के लायक है और इस शहर का नाम है संभाला। जो भी इंसान गरीब हैं उनकी ज़िंदगी बहुत बुरी है। इसके साथ ही काशी शहर के बीचों बीच त्रिकोणाकार में यानी कि ट्रायंगल जैसा दिखने वाला कॉम्प्लेक्स है और सारे अमीर इंसान इसके अंदर रहते हैं। इस कॉम्प्लेक्स का हेड सुप्रीम यास्किन है, जिसके पास खुद की आर्मी है और आर्मी के सोल्जर्स यास्किन के कहने पर सारे काम करते हैं और इन सारी आर्मी को मैनेज करने के लिए इसके पास एक कमांडर भी है जो आर्मी का ऑर्डर्स देता है। इसके साथ ही हम ये भी पता चलता है कि पूरे कॉम्प्लेक्स शहर के अंदर जो करेंसी चलती है उसे यूनिट्स कहते हैं और इस कॉम्प्लेक्स में रहने के लिए 1 मिलियन यूनिट्स देनी होती है। इतनी ज़्यादा यूनिट्स किसी गरीब आदमी के पास नहीं है, इसलिए उन सबको कॉम्प्लेक्स के बाहर बहुत ही कठिनाई वाली ज़िंदगी जीनी पड़ती है। हमारी मूवी के मेन हीरो यानी कि प्रभास, जिनके कैरेक्टर का नाम है भैरवा, अब उसकी होती है एंट्री और हमें यह पता चलता है कि भैरवा काशी शहर के अंदर रहता है। भैरवा का कोई परिवार नहीं है, इसलिए वह अकेला ही अपनी ज़िंदगी बिताता है। लेकिन इसके साथ ही हमें यह भी पता चलता है कि भैरवा काफ़ी अच्छा फाइटर है और वो लड़ने के बहुत सारे तरीके जानता है। इसके साथ हम यह भी देखते हैं कि भैरवा एक काफ़ी अच्छा इंसान है, लेकिन भैरवा का भी ये सपना है कि वो एक दिन कॉम्प्लेक्स में जाए,
लेकिन उसके पास इतने यूनिट्स ही नहीं कि वो वहाँ एंटर हो पाए। वो दूसरों से यूनिट्स मांग मांग के उधारी पे जीता है और समय से किसी का भी उधार नहीं चुकाता है। हालांकि उसके पास तरह तरह के गैजेट्स होते हैं जिनसे वो बाउंटीज, वो लोग जिनको पकड़ने पर इनाम मिलता है, उन्हें पकड़ता है। और उसके फाइट्स के चर्चे दूर दूर तक होती है क्योंकि वो कभी कोई फाइट नहीं हारता है। एक दिन हम ये भी देखते हैं कि काशी के अंदर शंभाला का एक स्पाई घुस जाता है और उसे कई सारे लोग बाउंटीज के लिए पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि शंभाला से जो भी लोग यह सिर्फ या फिर स्पाई आते हैं उन सबको पकड़ने के लिए कॉम्प्लेक्स का कमांडर काफ़ी बड़ी बाउंट देता है, मतलब कि काफ़ी बड़ा इनाम देता है। और इसलिए जैसे ही भैरवा उस स्पाई को देखता है वैसे ही सबसे फाइट करता है और उन सबको हरा करके शंभाला के स्पाई को पकड़ लेता है और अपने घर में बंद कर देता है। फिर हम दिशा पटानी को देखते हैं जिसका इस मूवी में रॉक्सी नाम होता है और वो बेसिकली मूवी के अंदर भैरवा की गर्लफ्रेंड होती है। रॉक्सी जब भैरवा से मिलती है तब हमें पता लगता है कि भैरवा ने उधार लेने के मामले में रॉक्सी को भी नहीं छोड़ा है और उसने रॉक्सी से भी कई सारे यूनिट्स उधार ले रखे हैं। लेकिन इन सबसे हटकर रॉक्सी भैरवा को बताती है कि उसकी कॉम्प्लेक्स में जॉब लग गई है और उसे अगले दिन ही से कॉम्प्लेक्स में जाना है। तब भैरवा उससे कहता है कि वो बस एक दिन के लिए उसे अपने साथ लेकर जाए क्योंकि उसका भी ये सपना है कि वो कॉम्प्लेक्स में जाए। रॉक्सी मान जाती है और उसे अपने साथ कॉम्प्लेक्स में ले जाती है, लेकिन वहाँ भैरवा को सिर्फ 1 घंटे बिताने का ही समय मिलता है। तो वह एक घोड़े पर बैठकर कॉम्प्लेक्स में घूमने लगता है। वह वहाँ की सुंदरता देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है और वह रॉक्सी के साथ मिलकर सबके मज़े लेने लगता है। लेकिन कुछ समय बाद ही वो सोल्जर्स के हाथों पकड़ा जाता है और उसे कॉम्प्लेक्स के बाहर निकाल दिया जाता है। और अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कॉम्प्लेक्स में बहुत बड़ी सी लैब है, जिस लैब के अंदर बहुत सारी लड़कियां होती हैं और कई सारे साइंटिस्ट होते हैं जो कि उन सब पर रिसर्च कर रहे होते हैं। और फिर हमें पता चलता है कि सुप्रीम यास्किन बहुत ही बुरी हालत में होता है। उसकी बॉडी काफ़ी दुबली पतली और कमज़ोर सी होती है और उसके अंदर पावर्स भी नहीं होती है। सुप्रीम यास्किन एक्चुअल में एक्टर कमल हसन होते हैं। अब यहाँ पर हमें ये देखते हैं कि सुप्रीम यास्किन बहुत बुरी हालत में होता है और इसलिए उसे अपनी पावर्स वापस चाहिए होती है और वो खुद को फिर से ठीक करना चाहता है और फिर यूँ कहें कि वो खुद को पावरफुल बनाना चाहता है। इसके साथ ही हम ये भी जानते हैं कि सुप्रीम यास्किन एक्चुअल में ह्यूमन से बहुत नफरत करता है, क्योंकि उसका ऐसा मानना है कि ह्यूमंस नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और इन 6000 सालों में जब से कलयुग चलता आ रहा है तब उन पूरे सालों में के अंदर ह्यूमंस ने पूरी दुनिया को बर्बाद करके रख दिया है। इसलिए ह्यूमन बीइंग्स को जीने का कोई अधिकार नहीं है और इसलिए वो सारे के सारे ह्यूमंस को ख़त्म कर देना चाहता है। लेकिन उससे पहले वो खुद को पावरफुल बनाना चाहता है, लेकिन खुद को ठीक करने के लिए और ज़्यादा पावरफुल बनने के लिए सुप्रीम यास्किन को एक सीरम की ज़रूरत है, जो सीरम एक प्रेग्नेंट वुमन के पेट से निकल सकता है। और इसके लिए सुप्रीम यास्किन ने एक बहुत बड़ी लैब बना रखी है और उस लैब में काम करने के लिए उसके पास सारे टॉप साइंटिस्ट हैं और उसके पास जितने भी सोल्जर्स हैं वो उसकी मदद से बहुत सारी लड़कियों को पकड़ के लाता है और उन सबको अपनी लैब के अंदर कैद करके रखता है। और फिर उसके बाद ही सुप्रीम यास्किन उन सारी लड़कियों के अंदर सीडिंग करता है, जो कि बेसिकली एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है जिसके जरिए वो लड़कियों को प्रेग्नेंट करता है और सीडिंग में कुछ स्पेशल मिलाता भी है, जिसके बाद लड़कियां प्रेग्नेंट होने लगती हैं। हालांकि यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि यहाँ पर जितनी भी लड़कियों के ऊपर सीडिंग की जाती है उनमें से सारी की सारी लड़कियां प्रेग्नेंट नहीं होती हैं। इसलिए जो भी प्रेग्नेंट होती है उन सबको अलग जगह पर रखा जाता है और उन्हें रहने के लिए और खाने पीने के लिए सब कुछ बहुत ही बढ़िया दिया जाता है। लेकिन जो भी लड़कियां सिटिंग के बाद भी प्रेग्नेंट नहीं हो पाती उन सबको लैब के अंदर स्लेव बनाया जाता है, यानी कि गुलाम। और फिर वही सारी स्लेव लड़कियां सभी प्रेग्नेंट हुई लड़कियों की सेवा करती है और जो भी उन्हें मदद चाहिए होती है वो सारी मदद भी करती हैं।
हालांकि यहीं पर हम ये भी जानते हैं कि सुप्रीम यास्किन को जिस सीरम की ज़रूरत है वो सीरम उसी प्रेग्नेंट लड़की के पेट से निकल सकता है जो कि 121 दिनों से ज़्यादा समय से प्रेग्नेंट हो, यानी कि वो कम से कम 4 महीने की प्रेग्नेंट हो। लेकिन यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि सुप्रीम यास्किन यानी कली की सेटिंग की वजह से यहाँ लैब में जितनी भी लड़कियाँ प्रेग्नेंट होती हैं वो सभी लड़कियां 90 या फिर 91 दिनों से ज़्यादा जी नहीं पाती हैं, मतलब कि उन सब की 3 महीने में ही मौत होने लगती है। लेकिन तब भी कली लगातार लड़कियों के ऊपर सिटिंग करवाता रहता है ताकि एक ना एक दिन उसे ऐसे लड़के मिले जो कि 121 दिनों से ज़्यादा समय तक प्रेग्नेंट हो, और जिस दिन ऐसा हुआ उस दिन उसे सीरम मिल जाएगा। अब इन सब के बाद यहीं पर हम दीपिका पादुकोण को देखते हैं जो कि लैब के अंदर कैप्चर की हुई लड़कियों में से एक होती है। लेकिन यहाँ पर हम ये देखते हैं कि दीपिका पादुकोण प्रेग्नेंट नहीं होती है, बल्कि वो उन लड़कियों में से एक होती है जो कि सिटिंग के बाद भी प्रेग्नेंट नहीं हो पाई थी, और इसलिए वो यहाँ पर एक स्लेव की तरह काम करती है और जो भी प्रेग्नेंट है उन सब की हेल्प करती है। के साथ ही उसका यहाँ पर नाम सम 80 रखा गया है, यानी कि SUM और 80। हालांकि कुछ दिनों के बाद ही हम ये देखते हैं कि एक्चुअल में दीपिका पादुकोण यानी कि सम 80 प्रेग्नेंट है और उसे प्रेग्नेंट हुए टोटल 5 महीने हो चुके हैं, यानी कि 150 दिन से भी ज़्यादा। और सच में ये बहुत ही बड़ी बात थी, लेकिन दीपिका ने इस बात को छुपा कर रखा था और उसने किसी को पता नहीं लगने दिया था कि वो इतने समय से प्रेग्नेंट है। हालांकि इसके कुछ समय बाद ही एक सोल्जर्स को यह पता चल जाता है और फिर लैब वाले उसे उठा लेते हैं और उसे एक बड़ी सी मशीन में डाल देते हैं और उसके पेट से सीरम को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन जब एक्सट्रैक्शन को स्टार्ट किया जाता है तब जैसे ही सिर्फ एक ही बूंद एक्सट्रैक्ट होता है, वैसे ही एक बूंद के एक्सट्रैक्ट होने के साथ ही वो मशीन रुक जाती है और फिर उसके बाद ही पावर सप्लाई कट हो जाती है। लाइटें धीरे धीरे करके जलने बुझने लगती हैं और आसपास की सारी चीज़ें हिलने लगती हैं। और फिर इसी समय पर दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक मंदिर है और उसी मंदिर के अंदर अश्वत्थामा होता है, जो कि वैसे तो काफ़ी समय से मेडिटेशन में होता है, लेकिन अभी अचानक से उसकी आंखें खुलती है और उसे महसूस होता है कि कल के अवतार जन्म लेने वाले हैं और इसलिए भगवान उसे संकेत दे रहे हैं कि वो उनके जन्म होने में कोई बाधा ना आने दे। और फिर अश्वत्थामा वहाँ से निकल जाते हैं और वो उसी औरत को ढूंढने लगते हैं जो कि कल के अवतार को जन्म देने वाली है, और वो कोई नहीं बल्कि दीपिका पादुकोण है। फिर इसके अगले पल हम यह देखते हैं कि जिस मशीन के अंदर दीपिका होती है उसके अंदर उसकी एक फ्रेंड आ जाती है जो कि दीपिका की तरह ही एक स्लेव थी, और वो दीपिका को वहाँ से निकाल लेती है और वो एक खुफिया रास्ते से होते हुए काफ़ी नीचे आ जाती है। फिर वो दीपिका को गेट के पास ले आती है और बताती है कि यहाँ पर एक खुफिया गेट है और वो चाहती है कि दीपिका वहाँ से निकल जाए, जिसके बाद उसके दोस्त उसे सीधा शंभाला ले जाएंगे और वहाँ पर वो सुरक्षित रहेगी। वो दीपिका को बताती है कि असल में शंभाला एक काफ़ी पवित्र शहर है और वहाँ पर हम सबका यह मानना है कि एक औरत भगवान को जन्म देगी, यानी कि कल के अवतार को, जिसके बाद ही वो कल के अवतार सारे इंसानों का भला करेंगे। और उसी उम्मीद पर हमारा पूरा शंभाला शहर जी रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि तुम ही वो औरत हो जो कि भगवान को जन्म देने वाली है, इसलिए मेरा ये कर्तव्य है कि मैं तुम्हारी जान बचाऊं। इसके बाद वो दीपिका से कहती है कि वो यहाँ से बाहर निकल जाए और उसके पीछे सोल्जर्स ना आए, इसलिए उन्हें रोकने के लिए वो यहाँ पर रुकेगी। यह सुनकर दीपिका वहाँ से बाहर आ जाती है और बाहर आने के बाद वो ये देखती है कि उसके सामने शंभाला के 3 और एजेंट्स होते हैं। जल्दी से दीपिका को बिठाते हैं और उसे लेकर वहाँ से निकल जाते हैं और जल्दी से जल्दी शंभाला पहुँचने की कोशिश करते हैं। इसके बाद ही हम कॉम्प्लेक्स में देखते हैं कि सारे सोल्जर्स उसके पीछे लग जाते हैं और यास्किन सबसे ये कहता है कि वो उसे पकड़ कर ले आए। इसके साथ ही वो शहर के अंदर भी अनाउंस कर देता है कि जो भी सम 80 को पकड़ कर लाएगा उसे इनाम के तौर पर 3 मिलियन यूनिट्स मिलेंगे। और इसलिए हम ये देखते हैं कि इस ऑफ़र को भैरवा भी
सुनता है और वो ये सोचता है कि अगर उसने सम 80 को पकड़ लिया तो उससे 3 मिलियन यूनिट्स मिलेंगे और फिर वो उससे पकड़ने निकल जाता है। इधर यहाँ पर हमें पता लगता है कि इनके नाम विरान और कायरा होते हैं और इन दोनों के साथ इनका एक और साथी होता है। और हम ये भी देखते हैं कि यहाँ पर कायरा दीपिका से उसका नाम पूछती है, जिस पर वो उसे बताती है कि उसका नाम सम 80 है। पर फिर वो दीपिका से कहती है कि उससे उसका नाम सम 80 नहीं रखना चाहिए, बल्कि इससे बढ़िया उसे उसका नाम सुमति रखना चाहिए। और फिर यहीं से हम ये देखते हैं कि दीपिका अपना नाम सम 80 नहीं बल्कि सुमति रख लेती है। इसके कुछ समय बाद ही हम ये देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स के सोल्जर्स इन्हें ढूंढ लेते हैं और वो लोग इन पर अटैक कर देते हैं और सुमति को वहाँ से ले जाने की कोशिश करते हैं। पर फिर उसी समय पर वहाँ पर एंट्री होती अश्वत्थामा की, यानी कि अमिताभ बच्चन की, जो कि यहाँ पर जैसे ही आते हैं वैसे ही वो सारे सोल्जर्स को मारने लगते हैं और इन सबको हरा कर वो सुमति को बचा लेते हैं। और वो सुमति से यह भी कहते हैं कि अब से वही उसकी सुरक्षा करेंगे, क्योंकि वो बहुत ही जल्दी भगवान को जन्म देने वाली है। हालांकि इसके कुछ समय बाद ही वहाँ पर भैरवा भी आ जाता है, जिसने कि सुमति को ढूंढ लिया होता है और यहाँ पर आने के बाद वो सुमति को ले जाने की कोशिश करता है, जिस वजह से भैरवा और अश्वत्थामा दोनों के बीच शानदार लड़ाई होती है। और इस लड़ाई में अश्वत्थामा भैरवा को पटक देता है और उसे बुरी तरह से हरा देता है, जिसके बाद ही वो सब लोग सुमति को लेकर सीधा संभाला निकल जाते हैं। इधर दूसरी तरफ जैसे ही कमांडर को ये पता लगता है कि सोल्जर्स को सुमति मिली थी, वैसे ही वो अपने कई और सोल्जर्स के साथ मिलकर सीधा उसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर भैरवा और अश्वत्थामा की लड़ाई हुई थी। लेकिन वहाँ पर आने के बाद ही वो ये देखता है कि वहाँ पर उसके सारे सोल्जर्स की लाशें पड़ी हैं। इसके साथ ही वहाँ पर भैरवा भी पड़ा हुआ था, जो कि अश्वत्थामा से लड़ाई में हार गया था। यहाँ पर कमांडर भैरवा को अरेस्ट करने के ऑर्डर्स देता है, इसलिए सोल्जर्स भैरवा को अरेस्ट कर लेते हैं। लेकिन अरेस्ट होने के बाद ही भैरवा कमांडर से कहता है कि जब वो लोग सुमति को यहाँ से लेकर जा रहे थे तब उसने ये सुना था कि वो लोग शंभाला जा रहे हैं और कोई भी नहीं जानता कि शंभाला शहर कहाँ पर है, लेकिन वो अकेला ऐसा इंसान है जो कि शंभाला जा सकता है। इसलिए अगर कमांडर उसे सिर्फ एक मौका देंगे तो वो उनके लिए सुमति को लेकर आएगा। यह सुनकर कमांडर मान जाता है और वो भैरवा को एक मौका देते हैं और उससे कहते हैं कि अगर वो सुमति को शंभाला से लेकर आ गया तो फिर उसके बाद वो खुद ही उसे कॉम्प्लेक्स में एंट्री देंगे और फिर वो कॉम्प्लेक्स में बड़े आराम से रह पाएगा। अब इसके बाद भैरवा सीधा अपने घर आता है और घर आकर शंभाला के उस स्पाई को आज़ाद कर देता है, जिसे उसने आज से काफ़ी समय पहले पकड़ा था। हालांकि इसे आज़ाद करने के बाद ही भैरवा इसे ट्रैप में फंसाता है, क्योंकि भैरवा उससे कहता है कि अब कॉम्प्लेक्स में उसे एंट्री नहीं देंगे और इसलिए अब उसे किसी को भी पकड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है और इसलिए वो उसे इस समय आज़ाद कर रहा है। पर ये बात सुनकर शंभाला का स्पाई भैरवा से कहता है कि उसे कॉम्प्लेक्स में जाने के बारे में ज़्यादा सोचनी भी नहीं चाहिए, बल्कि इसकी बजाय उसे उसके साथ शंभाला जाना चाहिए, जो कि वैसे ही काफ़ी सुंदर शहर है, और वहाँ पर उनके साथ जाकर उसे अच्छाई का साथ देना चाहिए। यह सुनकर भैरवा शंभाला जाने के लिए मान जाता है, क्योंकि एक्चुअल में ये उसके प्लान का हिस्सा होता है। और फिर वो शंभाला के उस स्पाई के साथ सीधा शंभाला जाता है और शंभाला के अंदर आते ही वो शंभाला के स्पाई को यानी कि अपने साथी को बेहोश कर देता है और फिर वो उसे धोखा देकर सीधा सुमति के पास जाता है और वो अपने गैजेट्स की मदद से अश्वत्थामा का रूप ले लेता है। इसी रूप में आकर वो सुमति को अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन बाहर आते ही उसे असली अश्वत्थामा घेर लेता है, जिसके बाद ही भैरवा और अश्वत्थामा के बीच एक और लड़ाई होती है। लेकिन अब क्योंकि भैरवा पूरी तैयारी करके आया है, इसलिए वो अश्वत्थामा को काफ़ी अच्छी टक्कर देता है। लेकिन इन दोनों की लड़ाई के दौरान ही हम ये देखते हैं कि शंभाला के पास कॉम्प्लेक्स के सोल्जर्स अपने जनरल कॉम्प्लिकेटेड के साथ आ जाते हैं और वो सीधा शंभाला पर अटैक करके अंदर घुस जाते हैं, जिसके बाद शंभाला के सारे सोल्जर्स भी इकट्ठा होते हैं और फिर शंभाला के सोल्जर्स और कॉम्प्लिकेटेड दोनों के बीच लड़ाई होती है। और यहाँ पर हम एक बहुत ही बड़ी वॉर को देखते हैं। इसमें कमाल के फाइट सीन्स और VFX का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस वॉर के कमांडर अपने सोल्जर्स के साथ मिलकर शंभाला के
सारे सोल्जर्स को बहुत बुरी तरह से मार रहा होता है। इस समय पर हम ये पता लगता है कि असल में अश्वत्थामा के हाथ में जो हथियार है वो एक्चुअल में उसका नहीं बल्कि कर्ण का हथियार है। और यहाँ पर अश्वत्थामा के हाथ में जो हथियार होता है वो अचानक से गिर कर सीधा भैरवा के हाथ में आ जाता है। लेकिन जैसे ही वो भैरवा के हाथ में आता है वैसे ही वो हथियार चमकने लगता है और भैरवा की शक्तियाँ भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और फिर सीधा यहाँ पर फ्लैशबैक आता है और फ्लैशबैक के जरिए हम ये जानते हैं कि असल में भैरवा ही महाभारत के समय का कर्ण है और यहाँ पर उसकी कर्ण वाली असली पावर्स जाग चुकी है। और फिर इसके लिए भैरवा कुछ समय के लिए कर्ण बन जाता है और वो कमांडर के सारे सोल्जर्स से लड़ने लगता है और उनको मार देता है और अंत में वो कमांडर को भी मार देता है और फिर इस तरह से वो सुमति को बचा लेता है। लेकिन फिर जैसे ही वो अपना हथियार छोड़ता है वैसे ही वो एक बार फिर से भैरवा बन जाता है। वो सीधा सुमति को उठाता है और उसे लेकर अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और वहाँ से सीधा अपनी गाड़ी को उड़ाता है और शंभाला से निकल जाता है। इस समय पर अश्वत्थामा उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो भी भैरवा रोकने में असफल हो जाता है और भैरवा सुमति को लेकर अपने साथ निकल जाता है। अब इसके बाद हमें सीधा कॉम्प्लेक्स दिखाई जाती है जहां पर हम सुप्रीम यास्किन को देखते हैं। अब आपको याद हो तो जिस समय पर सुमति का एक्सट्रैक्शन चल रहा था उस समय पर मशीन के बंद होने तक वहां पर एक बूंद सीरम को निकाल लिया गया था और इस एक बूंद को वो अपने शरीर में डाल देता है। आज जैसे ही वो एक बूंद सीरम यास्किन के शरीर में जाता है वैसे ही यास्किन की दुबली पतली और कमज़ोर सा शरीर बहुत ही ताकतवर और मस्कुलर हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बन जाता है। और फिर इसके बाद ही कली यानी यास्किन ये फैसला करता है कि अब उसे बाकी का पूरा सीरम चाहिए और इसके लिए वो खुद ही सुमति को ढूंढेगा और उसके अंदर से सारा सीरम ले लेगा और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, जिसकी बात की उसे रोकने वाला कोई भी नहीं होगा, यहाँ तक कि भगवान भी नहीं। और इसी सस्पेंस के साथ इस मूवी का अंत होता है। और अब इसका नेक्स्ट पार्ट जब आएगा तभी हमें ये पता लगेगा कि इसकी आगे की स्टोरी में क्या होने वाला है। सो दोस्तों, यही थी वीडियो कल की मूवी के ऊपर। आप सबको इस मूवी की स्टोरी और हमारी वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय।